हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स एंड हाउ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रही है और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है कि अगर हमको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोस में। तो पहले जान लेते हैं कि एल्वियोलर एयर क्या है। तो एल्वियोलर एयर जो है ये आपका जो लंग्स का जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ एल्वियोलस, उसके अंदर एयर जो है, जो वहाँ एल्वियोलस के अंदर जो एयर है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये हमारी प्राइमरी क्लासेस की नॉलेज है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर हमको मिल रही है उसमें 20% लगभग जो है वो ऑक्सीजन है और बहुत ही कम उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है अराउंड 70%। कुछ ट्रेसेस में बाकी गैसेस भी होती हैं इन द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में जो हमारा एक गैसियस मिक्सचर है वही हम इनहेल करते हैं। उस इनहेलेशन में जो प्रेशर में ऑक्सीजन हमारे पास आई है, तो हमको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने टिश्यूज़ की एक्टिविटी के लिए। तो जो 20% ऑक्सीजन हमको एटमॉस्फेयर से मिल रही है वो हमारी बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रही है और कैसे हमारा सिस्टम अंदर वर्क कर रहा है, कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वर्क कर रही हैं, ये हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हाउ इज़ एल्वियोलर एयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। तो आपने देखा एटमॉस्फेरिक एयर हमने बात करी, ऑक्सीजन इसमें थोड़ा इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक एयर में। अब ये क्या हुआ, ये जो है हमारा अंदर आई एल्वियोलर एयर। आप जानते हैं ये जो लंग्स में एयर है दैट इज़ एल्वियोलर एयर। उसके बाद लंग्स के बाद ये क्या हुआ, ये आपके हार्ट में जाती है, हार्ट से बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड के थ्रू। तो एल्वियोलर एयर में जो है एटमॉस्फेरिक से इसकी कंसंट्रेशन कम हो जा रही है, कुछ परसेंटेज भी कम हो जा रहा है। 20.8% जो हमको एटमॉस्फेरिक एयर मिल रही थी वो लंग्स तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ 13.6 हो गई और इसका पार्शियल प्रेशर 104 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमको एटमॉस्फेयर से 0.04 मिल रही थी, ये जो है ये हमारी एल्वियोलर एयर में जो है 5.3% हो गई, एक्सपायर्ड एयर में 3.6 हो गई। ये जो है ये जनरेट हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जनरेट हुई है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ जो हमारी एल्वियोलर एयर है वो एटमॉस्फेरिक एयर से डिफरेंट है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से हमारा जो लंग्स में ऑक्सीजन है जितनी, और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे हमारे लंग्स में जो एयर है उसका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिफरेंट है। अब देखते हैं कि ये जो है ये होता क्यों है, वाई डज दिस डिफरेंस अकर एट ऑल। तो चीज़ क्या है कि एल्वियोलर एयर जो है भाई, एल्वियोलस की स्पेस कम है। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारा ट्रकिया है, हमारी नेज़ल कैविटी कहाँ खुलती है, ट्रकिया में खुलती है। ये ट्रकिया जो है ये ब्रोंकाई में खुलता है, ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकियोल्स में खुलते हैं, और ये ब्रोंकियोल्स जो है ये 27 टाइम्स डिवाइड करते हैं, जिनमें कि हम लोग 16 टाइम्स तक पढ़ते हैं। तो ये ब्रोंकियोल्स जो है ये फर्दर डिवाइड करते चले जाते हैं और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बना देते हैं।
तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या है, ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ये फैलने वाले गुब्बारे जैसे, बलून जैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम एल्वियोलस बोलते हैं। ये एल्वियोलस जो है, इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी इलास्टिसिटी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही हम एयर अंदर लेंगे, वैसे ही हमको जो है एयर अंदर लेने के साथ में उसको एक्सपेंड करना होगा, और जैसे ही हम एयर को बाहर निकालेंगे, एक्सपायर करेंगे, वैसे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हमारी ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर आपने जान लिया कि कैसे हमारा एनाटमी क्या है, हमारे एक फंक्शनल एनाटमी क्या है सिस्टम की। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस क्यों है, इस पे बात कर रहे थे हम। तो एल्वियोलर एयर, एल्वियोलस की जो एरिया है, ये आप जानते हैं, एरिया जो इसकी वॉल्यूम है वो एटमॉस्फेयर से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारी जो एयर हम इंस्पायर कर रहे हैं, एक तो पहले तो वो इसमें ह्यूमिडिफाई हो जाती है। ह्यूमिडिफाई कैसे होती है कि जो है हमारे जो टिश्यूज़ जो है, इनकी लाइनिंग पे वाटर होता ही है, बना ही रहता है। तो जैसे ही एयर इसके वाटर के टच में आती है, वैसे ही ये वाटर को पकड़ लेती है और एयर जो है ये ह्यूमिडिफाई हो जाती है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी एल्वियोलस की एयर है, ये पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक एयर से रिप्लेस नहीं हो पाती है। जैसे कुछ तो एक रह ही जाएगा, कुछ तो कंटेंट रह जाएगा कि जो एटमॉस्फेरिक एयर से रिप्लेस नहीं हो पाएगा, जिसको कि हम रेसिडुअल कह देते हैं। दूसरा चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है, जो हमारी ऑक्सीजन एल्वियोलस के अंदर है, ये कभी भी स्टेबल नहीं है। ये जो है, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू क्या हो रही है, लगातार ये टिश्यू में पहुंचती जा रही है। तो जब ये टिश्यू में पहुंच रही है, तब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये एल्वियोलस से कम हो जाएगी और ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग अब्जॉर्ब्ड इनटू द पल्मोनरी ब्लड फ्रॉम द एल्वियोलर एयर। थर्ड पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है, ये लगातार क्या हो रहा है, ये ब्लड से हमारे एल्वियोलाई के अंदर आ रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इसको डिफरेंट ग्राफ में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बाद पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि ये लगातार ब्लड से हमारी एल्वियोलाई में आ रही है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है कि ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर जो है, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो ड्राई एयर है, ठीक है। मॉइस्चर हमको कभी कभी ही महसूस होता है एटमॉस्फेयर में, ऑल टाइम ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, और या जो रहती है वो भी हम फील नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर जो है, वो जैसे ही हमारे ये एपिथेलियम के कांटेक्ट में आती है, तो एपिथेलियम इज़ ऑलवेज लाइंड बाय वाटर, तो ये वाटर को पकड़ लेती है एंड इट गेट्स ह्यूमिडिफाइड, ठीक है। ह्यूमिडिफाई पहले होती है, उसके बाद ये एल्वियोलस में पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ह्यूमिडिफाइड एयर है, जो एल्वियोलस तक नहीं पहुंची है, उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। फिर आपका आता है हाउ इज़ इट ट्रांसपोर्टेड, हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होती है। ज़्यादातर मोस्टली 99% जो है ये कैसे जाती है, ये कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। और ओनली 1% जैसी ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट्स। पाथवे आपने देख लिया, एयर हमको यहाँ से आएगी, एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर आएगी नोज़ के थ्रू, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में क्या मिलेगा हमको, एल्वियोलस। अब ये एल्वियोलाई क्या होते हैं, ये लाइंड बाय ब्लड कैपिलरीज होते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज़ की जो है ये ब्रांचेज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज से ये सब लाइंड होते हैं, ठीक है। इनके आसपास एक ये मेशवर्क बना हुआ है पल्मोनरी कैपिलरीज का,
और ये पल्मोनरी कैपिलरीज जो है इसको पूरी तरीके से सराउंड किए हुए हैं। क्या होता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो इधर ही हो रहा है। अब यहाँ से क्या हुआ, आपका जो है ये मान लीजिए कि यहाँ पे ब्लड में आ गया आपका ऑक्सीजन, और ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू पल्मोनरी वेन, जो है ये आया लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे होगा, तो हमको पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक टर्म है पार्शियल प्रेशर, इसको आपने 12th में भी पढ़ा होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि एक कंटेनर में अगर आप जो है डिफरेंट गैसेस भर रहे हैं, ठीक है, एक मिक्सचर बना रहे हैं गैसेस का इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, वो पर्टिकुलर प्रेशर जो कि एक गैस एक्सर्ट करेगी जबकि उस गैस को अकेला उस कंटेनर में छोड़ दिया जाए, दैट इज़ द पार्शियल प्रेशर। अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि द टोटल प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज़ द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस विच आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। मतलब जो पार्शियल प्रेशर हर एक गैस एक्सर्ट कर रही है उसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, या फिर टोटल प्रेशर जो है वो मिल के बना है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस से। अब ये प्रेशर जो है जैसे आपका मीडियम चेंज होगा और जैसे कंजम्पशन चेंज होगा वैसे वैसे ये जो है ये घटता बढ़ता रहेगा। तो पहले तो आप देखिए, पहले तो ऑक्सीजन कहाँ होती है, पहले ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जो है जैसे मान लीजिए कि इसका प्रेशर लगभग 150 mmHg होता है। फिर ये आती है हमारे ट्रेकिया ब्रोंकाई से होते हुए हमारे लंग में इसका लगभग 100 mmHg होता है। लंग से ये एल्वियोलस के थ्रू ये क्या होता है, ये ब्लड में डिफ्यूज़ कर जाती है, वहाँ इसका जो है 90 mmHg लगभग पार्शियल प्रेशर होता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये ब्लड के थ्रू अपने टिश्यूज़ पे जाती है और टिश्यूज़ में जो है ये डिलीवर हो जाती है, लगभग जो है यहाँ इसका पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। ये देखिए, ये एक अच्छा डायग्राम मिला मुझे। ये आपका लंग एल्वियोलस है और ये आपकी ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी में जो है क्या हुआ कि CO2 जो है ब्लड कैपिलरी से इसके अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में चली जाती है। ये एक डाउनहिल फिनोमेना कहते हैं, ये डाउनहिल फॉलो करता है, मतलब अपने हायर पार्शियल प्रेशर से अपने लो पार्शियल प्रेशर की तरफ बढ़ती है कोई भी गैस होती है वो। अब यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ट्रू है, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक जिस्ट में जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, जहाँ ये बन रही है, और ये कहाँ बन रही है, ये टिश्यूज़ की एक्टिविटी से बन रही है, तो ये टिश्यूज़ में ज़्यादा पाई जाएगी। फिर टिश्यूज़ से ये क्या होगा, ये जो है वेन्स में जाएगी, ब्लड वेसल में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो टिश्यूज़ से थोड़ी कम होगी। देयर आफ्टर ये लंग्स में जाएगी और लंग्स से फिर ये बाहर एक्सपिरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी डाउनहिल ही फॉलो करती है। इसका जो है टिश्यूज़ में मतलब 40 mmHg लगभग होता है और ये घटता चला जाता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा कैरियर मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन है, ये आप जानते होंगे, बहुत काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को। तो हीमोग्लोबिन देखिए क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स हीम पिगमेंट
और ग्लोबिन प्रोटीन। अब इसकी ग्लोबिन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हीम पिगमेंट देखते हैं। हीम पिगमेंट जो है इसमें मेन चीज़ होती है आयरन। इसके आयरन जो है ये फेरस फॉर्म में होता है। अब ये फेरस फॉर्म जो है जब ये ऑक्सीजन से बाइंड भी कर जाता है तब भी फेरस ही रहता है। तो जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे हम क्या पढ़ते थे कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के एडिशन से, लेकिन इसमें क्या है, ये फेरस का फेरस ही रह रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है ये लूजली बाउंड है, बहुत टाइटली बाउंड नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसलिए बाइंड हो गया है कि इसको जो है दूसरे टिश्यू पे डिलीवर होना है। तो ये एक मतलब समझ लीजिए घोड़ा है, ठीक है, और इसने अपने जो सवार है इसको उतार देना है जाकर के कहीं। ठीक है, तो एक हीम पिगमेंट जो है इसमें 4 मोइटीज़ हैं, 4 हीम मोइटीज़ हैं, और एवरी हीम मोइटी कैन कैरी 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 4 हीम मोइटीज़ हैं इसलिए इट कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें क्या है कि जब तक हीम जो है वो अपने आप में अकेला है, उसने किसी ऑक्सीजन से बाइंड भी नहीं किया है, एक भी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं किया है, तो ये जो है ये बहुत इसकी एफिनिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही इसमें एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, ठीक है, जैसे ही इसमें एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है वैसे ही इसकी एफिनिटी बढ़ने लगती है। तो जितना टाइम या जितनी एनर्जी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने में लगेगी उससे बहुत कम एनर्जी लगेगी सेकंड, थर्ड और फोर्थ को बाइंड करने में। जिसमें 3 बाउंड है वो सबसे इजीली ऑक्सीजन को दूसरे 4th ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। ये देखिए ये एक रिएक्शन होता है, Hb4 है, ठीक है, 4 हीम मोइटीज़ हैं, इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा, ये बना, तब तक जुड़ता जाएगा जब तक कि ये Hb4O8 नहीं हो जाएगा। ये टोटली सैचुरेटेड फॉर्म है। अब देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है इसने बनाया आपका ये क्या करता है, कितना ऑक्सीजन कैरी कर लेता है, 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर लेता है। ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं हमारा कितना है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है। ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मान लीजिए कि आइडियल कंडीशन में ये 1.34 से बाइंड किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। ये ऑक्सीजन जो है, ये देखिए ये डायग्राम मैंने दिया है, ये आपका एल्वियोलस है, आरबीसी में ये देखिए CO2O2 का एक्सचेंज हुआ है, ये आपकी वेन्स और आर्टरीज हैं, और ये जा कर के यहाँ डिलीवर हो गया है। क्या होता है, जो ये Hb4O8 है ये सर्कुलेटिंग फॉर्म है ब्लड में, ये क्या करता है, ये टिश्यूज़ की तरफ पहुँचता है और जा कर के क्या करता है, अनलोडिंग हो जाती है इसकी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक घोड़ा है जिस पे सवार बैठा है, ठीक है, ये घोड़ा एक टाइम पे अपने साथ में 4 सवारी बैठा सकता है, ठीक है, 4 की इसकी कैपेसिटी है। तो ये क्या करेगा, चारों को बैठा करके लेके जाएगा ब्लड में, और जब ये अपने टिश्यू पे पहुंचेगा तब ये क्या करेगा, चारों सवारी को उतार देगा, चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को टिश्यू में डिलीवर कर देगा। इस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ like, share, subscribe with your friends, and we'll see oxygen hemoglobin dissociation curve in the next video. Thank you so much. Bye bye.